बात करना चाहूँगा ठंडाले के मौसम में खास तौर पर जॉइंट पेन जो बूढ़े का दर्द होता है बहुत ज़्यादा पैमाने पर है। क्या प्रमुख तौर पर कारण हो सकते हैं ये? विंटर्स में जॉइंट पेन काफ़ी बढ़ते हैं। इसके रीजंस आज तक किसी को ठोस रीज़न किसी को पता नहीं चले, हालांकि थेरीज हैं। सबसे कॉमनली मानी जाने वाली थेरी है कि विंटर्स में घुटने का बैरोमेट्रिक प्रेशर बढ़ जाता है। होता ये है कि ठंडी की वजह से हमारी जो मांसपेशियां वो अकड़ जाती है। मांसपेशियां अकड़ जाने की वजह से जॉइंट का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। उसमें जब सूजन होती है तो जो ऑयल है उसका भी प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेन जो है वो बढ़ना लोग फील करते हैं। हालांकि इसकी कोई साइंटिफिक रीजंस अभी तक पता नहीं चले, बट यही सबसे ज़्यादा माना हुआ। अगर अर्थराइटिस की बात करें, रोमेटिक अर्थराइटिस जो है ठंडाले में बहुत ज़्यादा यानी कि हावी हो जाता है, क्या कारण हो सकता है? यही मैंने बताया कि जो ठंडी में है बॉडी एक सिकुड़ जाती है, मतलब मसल्स थोड़े टाइट हो जाते हैं, स्पैज़म में चले जाते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, हमारे जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं। स्टिफ होने की वजह से हम जब मूवमेंट करते हैं तो एक भारीपन जॉइंट में फील होता है। और जब आर्थराइटिस लोगों को पहले से ही होता है तो उनके जॉइंट सरफेसेस जो होते हैं वो रफ हो जाते हैं, मतलब जो जॉइंट को जो पॉलिश रहता है, जॉइंट का जो पॉलिश जिसकी वजह से मूवमेंट स्मूथ रहती है वो नहीं होती है। तो जॉइंट में प्रेशर बढ़ गया, हड्डी एक दूसरे से उस ज़्यादा प्रेशर में घिसेगी, तो इसकी वजह से पेन जो है वो महसूस ज़्यादा करते हैं लोग। ठंड काले में ये बढ़ जाता है काफ़ी। क्या करना चाहिए लोगों में कि इस तकलीफ से वो कुछ हद तक दूर रहे, खासकर ठंड काले में? विंटर्स में इस जॉइंट पेन से बचने के लिए बहुत आसान तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका मतलब हम बोलते हैं कि फिजिकली एक्टिव रहो, या फिर कीप मूविंग जिसको हम बोलते हैं कि अगर हम मूवमेंट ज़्यादा करेंगे तो हमारी मांसपेशियां का एक्टिविटी होता रहेगा, जिसकी वजह से जो बॉडी का जो जॉइंट में जो ऑयल रहता है उसका सर्कुलेशन अच्छे से होता रहेगा, जिसकी वजह से जॉइंट अच्छे से लुब्रिकेट रहेगा और जॉइंट पेन जो है वो कम रहेगा। दूसरी सलाह जो मैं देता हूँ वो ये है कि ठंड काले में जनरली हमारा वजन थोड़ा बढ़ जाता है। वजन बढ़ गया मतलब जॉइंट के ऊपर प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से पेन बढ़ जाता है। तो हम यही बोलते हैं कि इवन इफ अगर आप अपना वजन कम नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम अपना वजन नहीं बढ़ने देना है। ये दूसरी सलाह होती है। तीसरी सलाह होती है प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट जिसको हम बोलते हैं। काफ़ी तौर पे देखा जाए जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जैसे गाउट हो गया या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, वो देखा गया है कि बहुत प्रोटीन खाने से या फिर जंक फूड खाने से या ऑयली फूड खाने से या जिसमें अजीनोमोटो ऐसे जो चाइनीज फूड होता है वो जब खाने से थोड़ी इन्फ्लेमेशन जो है बॉडी का, सूजन जो होता है जॉइंट के कैप्सूल का वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेन का थ्रेशोल्ड भी कम हो जाता है और पेन होने की शक्यता भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम बोलते हैं कि जंक फूड, ऑयली फूड, फ्राइड फूड थोड़ा सा विंटर्स में अवॉइड करना है और बैलेंस डाइट लेना है, प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये रेगुलर तौर पे खाना है, जिसके वजह से हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल्स ये खाने, जिसकी वजह से बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स रहें और जो बॉडी का न्यूट्रिशन मेंटेन रहे, जिसकी वजह से जॉइंट पेन कम हो जाता है। जॉइंट पेन एक बहुत पहले से होने वाली तकलीफ है, लेकिन अभी मॉडर्न साइंस जो है, मॉडर्न मेडिकल साइंस में अलग अलग चीज़ें आ चुकी हैं जॉइंट पेन के लिए। क्या कहेंगे, कौन कौन सी नई नई तकनीकें जॉइंट पेन की लाई है? जॉइंट पेन मैं बोलूँगा नहीं कि बढ़ा हुआ है, रीजंस वही है, सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी अलग हो गई है। जैसे हम पहले ये होता था कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 64 थी, अभी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं वो 80 के ऊपर होते हैं। तो एट एज ऑफ 64 तो उनकी एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है। तो एक्टिविटी बढ़ गई तो नेचुरली तुम्हारे जो जॉइंट का वेयर एंड टियर जो नॉर्मल ही एज 50 के बाद शुरू हो जाता है वो उनको ज़्यादा दिखता है। इसकी वजह से पेन या नी पेन या हिप पेन के काफ़ी सारे पेशेंट्स या मरीज हमको दिखते हैं। दूसरे रीजंस होते हैं, वही मैं बोला कि हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल या फिर बैलेंस डाइट खाने या जो फूड हैबिट्स अच्छी नहीं है बिकॉज ऑफ जंक फूड्स।
तो उसकी वजह से भी हमारे जॉइंट का जो न्यूट्रिशन है वो ठीक से नहीं हो पाता है, उसकी वजह से भी जॉइंट के प्रॉब्लम्स थोड़े से आगे ज़्यादा बढ़ के आगे। आजकल लोगों में एक चीज़ देखी जा रही है, अत्यधिक जानकारी की वजह से लोग, जिसको घुटने का दर्द होता है, वो यही सोचता है कि मुझे अब जॉइंट रिप्लेसमेंट कर देना चाहिए। तो ये किस हद तक के ठीक है? ये जॉइंट पेन इक्वल टू जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये तो कम्प्लीटली मिथ है। मैं बोलूँगा कि ओनली फ्यू पेशेंट, जैसे ओनली 2 और 3% ऑफ द नी पेशेंट के जो होते हैं उनको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। बहुत साइंटिफिक ये बनाया गया कि किनको नी रिप्लेसमेंट या फिर हिप रिप्लेसमेंट करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए। अभी तो काफ़ी तकनीकें ऐसी आ गई है जिसको हम जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरीज बोलते हैं, जिसमें हम अगर जॉइंट आर्थराइटिस एकदम एडवांस स्टेज में नहीं हो तो भी हम ऐसी सर्जरीज करके, जो जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरीज करके उनका आर्थराइटिस वहीं पे रोक सकते हैं, ताकि हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी ही ना लगे। सर, आप अनगिनत वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस दौरान आपने बहुत सारे अलग अलग तरह के पेशेंट देखे होंगे। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह की खुशी आपको मिलती है जब कोई पेशेंट आपके पास आता है और ठीक होके जाता है? किस तरह की खुशी आपको मिलती है? ये ना मेरा एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है कि जब मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं और उनको मैं सर्जरी सजेस्ट करता हूँ, तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि उनके पास एक चॉइस है कि ये सर्जरी के बाद उनको अपनी लाइफ कैसे जीनी है। तो काफ़ी एग्जाम्पल्स आते हैं, तो मैं उनको बोलता है कि आप इस डिसीज को या इस इंजरी को 2 तरीके से ले सकते हो, या तो ये मेरे साथ क्यों हुआ, या तो फिर मैं इससे आगे क्या कितना अच्छा कर सकता हूँ। तो होता ये है कि जब हम एक सर्जरी करते हैं, सर्जरी के बाद पेशेंट का रिजल्ट आता है और पेशेंट नी रिप्लेसमेंट के बाद सेम डे खड़ा हो जाता है, तो वो एक बहुत मोटिवेशन की बात आ जाती है पेशेंट के लिए, रिलेटिव्स के लिए, या फिर जो भी लोग देख रहे हैं। दूसरे दिन पेशेंट सीढ़ियाँ चढ़ लेता है, तो जो पेशेंट 5-6 साल से ये बोल रहा है कि मैं हमारे 2nd फ्लोर पे अपने बच्चे के रूम में ही नहीं गई बिकॉज मेरे पेट नी में घुटना है, और वो जो सर्जरी के दूसरे दिन या तीसरे दिन सीढ़ी चढ़ के 1 फ्लोर चढ़ के जा रही है, तो उनकी जो खुशी होती है वो बहुत बहुत अलग लेवल की होती है। उनको थोड़ा फिजियोथेरेपी भी लगता है। उस फिजियोथेरेपी से ये होता है कि उनकी लाइफ में एक रूटीन ऐड हो जाता है डिसिप्लिन का, और वो जो डिसिप्लिन होता है ना, वो लाइफ में काफी मोटिवेशन देता है। तो इस वजह से 6 महीने के बाद जब मेरे पास वो लोग वापस आते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि सर वो जो सर्जरी थी वो लाइफ चेंजिंग सर्जरी थी मेरे लिए। एंड मैं ये सोचती हूँ कि काश ये सर्जरी मैंने पहले ही करा ली होती जब मेरे को इतनी तकलीफ थी, खामखा हम इतना डर रहे थे। अगर हम राजगिरी हॉस्पिटल की बात करते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रमुख तौर पर उपलब्ध है, क्या क्या? ये बेसिकली हॉस्पिटल डॉक्टर अनिल राजगिरे सर ने ओपन किया। वो काफ़ी वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट है, नर्सिंग होम। उनका आइडियोलॉजी ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट हर इंसान को मिलनी चाहिए, तो उस हिसाब से इनका नर्सिंग होम था। अभी फिलहाल हमने यहाँ पे एक ऑपरेशन थिएटर एंड स्मॉल सर्जिकल फैसिलिटी शुरू की है, ताकि वही जो उनकी आइडियोलॉजी ऑफ लो कॉस्ट हाई इफेक्टिव एंड प्रॉपर बेस्ट केयर जो लोगों को मिलनी चाहिए, उसी आइडियोलॉजी से हमने यहाँ पे सर्जिकल यूनिट शुरू किया है। तो जहाँ पे हम ऑर्थोपेडिक एंड गायनेकोलॉजी की लोग ट्रीट प्राइमरीली करते हैं। हालांकि हम सारे जो सर्जिकल केयर्स है वो करते हैं, बाकी के फैसिलिटीज के डॉक्टर्स यहाँ पे आके ऑपरेट करते हैं, बट प्राइमरी हमारा फोकस जो है वो ऑर्थोपेडिक, स्पोर्ट्स मेडिसिन, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड मैटरनिटी एंड गायनेकोलॉजिकल केयर पे है। चैनल के माध्यम से आपको देश दुनिया के जो लोग देख रहे हैं, उनको अगर आपसे परामर्श लेना है या आपसे संपर्क करना है, तो किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता है? मैं जनरली राजगिरी हॉस्पिटल में मॉर्निंग 10 to 2 एंड इवनिंग में 5 to 8 रहता हूँ। इसके अलावा मेरा मेन जो क्लिनिकल या फिर बैठने का टाइम है वो है न्यू इरा हॉस्पिटल जो टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर नागपुर में। मैं 12 to 3 वहाँ पे एवरीडे अवेलेबल रहता हूँ। उसके अलावा कुछ फ़ोन नंबर्स है, यू कैन कॉल अस ऑन दैट नंबर। अगर आपको किसी चीज़ की परामर्श भी चाहिए तो यू कैन सेंड योर क्वेरीज और आपके रिपोर्ट्स उस नंबर पे भेजो, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हम जनरली परामर्श दे देते हैं। और हॉस्पिटल का एड्रेस बता दीजिएगा। राजगिरी हॉस्पिटल ये नंदनवन रोड सक्करदरा में स्थित है।
तिरंगा स्क्वायर आप किसी को भी पूछोगे चक्करधरा में तो इट इज़ अ वेरी फेमस लैंडमार्क। वहाँ से ही 100 मीटर की दूरी पे राइट साइड पे हमारा हॉस्पिटल है राजगीर।